लक्ष्य के बिना आपका जीवन एक बिना पता लिखे, बिना एड्रेस लिखे लिफाफे की तरह है जो कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक मुकाम को जरूर निर्धारित कीजिए और रोज सुबह उठकर उस मुकाम को, उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जरूर मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और एक दिन वो आएगा जब आप अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के इस मॉर्निंग प्राइम टाइम को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरों को सिर्फ 1 घंटे के अंदर। और उस 1 घंटे के दौरान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी आंचल। सुप्रभात आंचल। शुक्रिया कृतिका। तो पावर पैक शो रहने वाला है और जब हम बात करते हैं 80 की रसाकशी यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो आज 4 जगहों पर प्रधानमंत्री की अहम रैली होने वाली है जिस पर रहेगी हमारी खास नजर। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी अपने चुनावी प्रचार को धार देता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अगर बसपा सपा की बात की जाए तो ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कान फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई, जहां पर इफ्फी का पोस्टर आज लॉन्च होना। आखिरकार आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग ने क्यों मांगा है स्पष्टीकरण वहां के डीजीपी से, इस खबर पर भी रहेगी खास नजर। बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स ट्रैक और कारोबार जगत की भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी का सियासी घमासान तेज और बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री। आज लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे धुआंधार प्रचार। योगी, अखिलेश और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कसकर तैयार। आज ओडिशा में आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। भुवनेश्वर में रोड शो से शुरू करेंगे प्रचार अभियान, तो खड़गे कंधमाल में करेंगे रैली। अमित शाह बिहार में देंगे एनडीए 400 पार का नारा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे रोड शो। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कैश कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से फिर भीषण गर्मी के आसार। अगले 3 दिन शुष्क मौसम के कारण 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। तो वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होना है लॉन्च। और खेल की खबरों में ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद पहली बार घरेलू टूर्नामेंट में उतरे नीरज चोपड़ा। 82.27 मीटर थ्रो फेंक कर फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। तो चलिए, अब ये थी आज सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद आंचल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं मिशन 400 पार के संकल्प की, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री आज यूपी के चुनावी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 25 मई को होने वाले मतदान के लिए आज पूरे दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे लालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। उसके बाद जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार करेंगे। जौनपुर के बाद प्रधानमंत्री भदोही से भाजपा उम्मीदवार विनोद कुमार विंद के पक्ष में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं करीब 4 बजे यूपी के प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित कर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रचार को धार देंगे। तो जहां उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोर्चा संभाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष भी अपने अभियान को तेज करने में लगातार जुटा हुआ है। गठबंधन के पक्ष में कई रैलियां आज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित कर अपने गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे। दोपहर में करीब 2 बजे फतेहपुर में अखिलेश यादव चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे तो शाम में कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज फतेहपुर के खागा में स्थित नवीन मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करीब 2 माह बाद आज पंजाब आ रहे हैं और वो शाम को अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और लालगंज से ही जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता निशांत राय। निशांत, जब हम तमाम 80 सीटों की बात करते हैं जिससे 80 की रसाकशी कहा जाता है, लोकसभा में काफ़ी अहम सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। आज प्रधानमंत्री की 4 अहम जगह रैलियां होने वाली हैं। साफ तौर पर जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री चुनावी इस प्रचार में भाग ले रहे हैं वो 400 पार है। किस तरह का माहौल है इन जगहों पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए, लालगंज लोकसभा की बात की जाए तो लालगंज लोकसभा बीजेपी ने 2014 में जीती थी। हालांकि 2019 में बीजेपी ने यहां पर नुकसान उठाया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश रहेगी कि यहां पर जो जनता है उससे सीधा संवाद स्थापित की जाए और केंद्र सरकार के पिछले 10 साल की जो योजना रही है और जिससे जनता को सीधा लाभ हुआ है, खासकर लाभार्थियों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। लालगंज और आजमगढ़ दोनों लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आज रैली करने आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव बीजेपी से आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं और नीलम सोनकर जो 2014 में जीतकर सांसद बनी थी, हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव हार गई थी, उनको बीजेपी ने एक बार फिर मौका दिया है। इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री आज जनता के बीच आकर वोट मांगेंगे और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री इस समय अगर कहा जाए तो देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर सबसे बड़ा कोई स्टार प्रचारक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। इन जो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला टक्कर का नजर आता है तो वहां पर प्रधानमंत्री को आगे किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री, जैसा कि जाने जाते हैं, पूरी तरीके से माहौल को बदल कर रख देते हैं। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज जब लालगंज लोकसभा में प्रधानमंत्री आएंगे तो बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव मैसेज रह सकता है। बिल्कुल निशांत, अगर हम बात करें देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और कहते हैं कि अगर केंद्र तक जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरना पड़ेगा, रास्ता उत्तर प्रदेश का ही आता है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे में कितनी मुश्किलें बाकी अन्य पार्टियों को हो सकती हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की या समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की? देखिए, आजमगढ़ को पिछले 10 सालों से अगर बात की जाए विधानसभा के हिसाब से, जहां पर प्रधानमंत्री लालगंज लोकसभा आ रहे हैं, आजमगढ़ का एक पार्ट है ये। यहां पर इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि सपा यहां पर लगातार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते आई है। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे, उनके बाद अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे। हालांकि अभी उपचुनाव में अगर बात की जाए तो दिनेश लाल यादव बीजेपी से जीतकर यहां पर 2022 में आए। लालगंज लोकसभा 2014 में बीजेपी ने जीती, लेकिन 2019 में बीजेपी यहां पर हार गई। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर फेवर नहीं करता है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को तमाम उन योजनाओं का बखान करके किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ जोड़ने की कवायद। और आजमगढ़ सीट अगर बीजेपी जीतती है तो एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश भर में जाएगा। ये बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश में सबसे टफेस्ट सीट में से एक सीट है और यहां पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन निशांत, लिटमस टेस्ट की अगर बात की जाए, अगर लिटमस टेस्ट की बात की जाए तो खोया हुआ वर्चस्व पाने की कोशिश बसपा की भी है और साथ ही साथ मुलायम सिंह के जाने के बाद जिस तरह से पार्टी में दो फाड़ है, अगर हम सपा की बात करें तो उनके लिए भी सियासी जमीन खोजने और अंतर मंथन का ये समय है। उस लिहाज से भी ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प होता हुआ उत्तर प्रदेश में।
देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो यादव परिवार से आते हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी ने जब उपचुनाव में यहाँ के स्थानीय नेता को खड़ा किया था, उम्मीदवार बनाया था, तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी अब धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर लेकर आई है। पिछली बार की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र यादव ही उम्मीदवार थे। हालांकि गुड्डू जमाली जो कि बसपा से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने काफी मजबूती के साथ उपचुनाव में चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि धर्मेंद्र यादव यहाँ पर चुनाव हार गए थे। और ऐसे में अब एक बार फिर जब धर्मेंद्र यादव को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है, तो देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी अपने कुनबे की सीट, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे, अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, उसे बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन एक बात पूरी तरीके से तय है, बीजेपी हर चुनाव को बहुत बेहतर ढंग से लड़ना जानती है। और हारी हुई सीटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 14 सीटों के लिए क्लस्टर बनाया था। उस क्लस्टर में तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी और आजमगढ़ में भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो उनके दौरे रहे हैं। मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो आजमगढ़ के दौरे पर भी आए हैं, चूंकि ये यादव बहुल्य सीट मानी जाती है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से पूरी ताकत से लालगंज और आजमगढ़ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार आजमगढ़ लोकसभा का दौरा कर चुके हैं और अब आज जब वो लालगंज लोकसभा में आ रहे हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। हालांकि जो लड़ाई है बेहद कड़ी मानी जा रही है इस सीट पर। बिल्कुल निशांत, लड़ाई बेहद कड़ी है और वाकई दिलचस्प भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आंचल, जिस तरीके से देखा जाए तो ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प इस बार होने वाली है और इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम कर रहे हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की नजर उन सीटों पर ज्यादा है जिन पर 2019 में वो कमल नहीं खिला पाई थी आंचल। बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने नए नए तरीकों से जो आगामी चरणों के चुनाव हैं उसके लिए अपने चुनावी अभियान को धार देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और खबरों का सिलसिला भी डीडी न्यूज पर और हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं तमाम अन्य पार्टियों की भी, जहां आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हर रोज नए नए तरीकों से आगामी चरणों के चुनाव के लिए अपनी रणनीति आंचल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और उसी समय के साथ वो उसे बदल भी रहे हैं। दोनों ही दल जो हैं उसके जो आज अध्यक्ष हैं वो ओडिशा में होने वाले हैं। जो एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में अपने चुनावी प्रचार को अभियान का जो आगाज है वो भुवनेश्वर में रोड शो से करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कंधमाल के फूलबनी में पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। जेपी नड्डा बारागढ़ और सुंदरगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं, जबकि खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ओडिशा से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार में एनडीए के 400 पार वाले नारे को मजबूती देते हुए हमें नजर आएंगे। यहां पर अमित शाह की 2 जनसभाएं होंगी। सबसे पहले अमित शाह की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी में जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में वो चुनावी जनसभा को संबोधित आज करेंगी। इसके बाद में मधुबनी में भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव के समर्थन में रैली करते हुए आज अमित शाह नजर आएंगे। तो अमित शाह का आज बिहार का दौरा रहेगा, जहां पर 400 पार का जो एनडीए का नारा है उस पर एक बार फिर से जनता के बीच उसको लेकर जाएंगे आज अमित शाह। और यहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उनके पक्ष में मतदान की अपील जनता से करेंगे। और अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए आज नई दिल्ली तलब किया। चुनाव के बाद अशांति को रोकने में स्थानीय प्रशासन की विफलता पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में हुई खामियों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले एहतियाती जो उपाय हैं उसके बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के पालन और शांति सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आयोग ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी बड़ी खबर पर डॉक्टर जी कोनाला राव हमारे जो सहयोगी हैं विजयवाड़ा से वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, वी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्री अटेम्प्टिव explanation along with the steps has been asked by Election Commission so that these kind of incidents should not happen in future. Yes, the Election Commission of India has summoned the Chief Secretary and the Director General of Police of Andhra Pradesh to New Delhi to personally explain the recent violence, post-poll violence in the state. This directive comes as the ECI takes a stringent stance on the failure of the local administration to contain the unrest following elections. All 25 Lok Sabha constituencies and 175 assembly constituencies of Andhra Pradesh went to polls on May 13th. Violence was reported in the state on Tuesday and Wednesday. So what kind of steps the state administration is going to take further so that such kind of incidents will not be happening in future? Both the highest officials in Andhra Pradesh have been directed to control the violence in the state, and the ECI has repeatedly emphasized that there is no place for violence in democracy. People of the state has on May 13th exercised a franchise in the elections conducted to 25 Lok Sabha and 175 assembly constituencies. Violence has been reported in some places like Macharla, Tadipatri, Tirupati, Palnadu and some other places. जी कोंडाला, जिसको ये नोटिस अगर दिया गया है तो इस पर कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं फिलहाल आपके पास में? Actually, the ruling YSR Congress and the opposition parties accusing each other on resorting violence. According to AP Chief Electoral Officer Mukesh Kumar Meena, there were reports of sporadic violence in some parts of the state.
and the police officials have been instructed to take stringent actions on these matters. हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोंडाला कि जिस तरह से जो पोल के बाद यानी कि जिस तरह से वहाँ पर मतदान हुआ उसके बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वहाँ के डीजीपी हैं चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे जवाब तलब किया है और पर्सनली ये स्पष्टीकरण मांगा कि आगे ऐसा ना हो इसके लिए जो राज्य प्रशासन है वो क्या कुछ कदम उठाएगा। और आइए अब सीधे रुख करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है उसके साथ। बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास शो नया सवेरा में। बिल्कुल, और ब्रेक से पहले हमने देखी तमाम खबरें 24 की चुनौती लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं देश भर से कुछ खास और अन्य अहम खबरें। बिल्कुल, और आंचल अगर बात करें अन्य खबरों की तो झारखंड से एक जानकारी इस वक्त मिल रही है। बिल्कुल, तो झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम की रात रांची के ईडी दफ्तर में गुजरी है और अब आज उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया जाना है। ईडी की पूरी कोशिश होगी कि आलमगीर के रिमांड पर उन्हें लिया जाए ताकि कैश कांड से उनसे ज़रूरी सवाल जवाब किए जा सकें। और अब देखना होगा कि अदालत कितने दिन की ईडी रिमांड तय करेगी। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे आलमगीर आलम को कल देर शाम 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले 6 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस दौरान ईडी ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से करीब 35 करोड़ रुपए की अधिक जो नकदी है उसकी बरामदगी की थी, जिसके बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया था। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार इस वक्त रांची से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? कल देर शाम गिरफ्तार किया गया आलमगीर को और उसके बाद में अब आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और ईडी जो है उनकी रिमांड मांगेगी आगे के जवाब तलब करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो ये पिछले हफ्ते भर का ये जो एपिसोड है किस तरीके से परत दर परतें खुलती जा रही है। सबसे पहले जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम थे, उनके PS और उसका नौकर जो था उसके घर से और एक बिल्डर के घर से करीब 35 करोड़ रुपए बरामद होता है और उसके बाद
12 तारीख को जो है ईडी ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि पूछताछ संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को आमने सामने बैठाकर लगातार ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद क्लू मिला तो ग्रामीण विकास मंत्री को 12 तारीख को समन जारी किया गया कि 14 तारीख को वो 14 मई को ईडी के दफ्तर में हाजिर हो पूछताछ के लिए। और लगातार वो 2 दिन गए, करीब 15 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई, लेकिन सवालों की बौछार जिस तरीके से ईडी की तरफ से की गई उसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए ग्रामीण विकास मंत्री। और कुछ कागजात भी उनको लाया गया था कि भाई आप अपने आय और व्यय का सारा ब्यौरा लेकर भी ईडी के दफ्तर में आइए। तो कागजात का भी जब मिलान किया गया तो ईडी को बहुत इस तरह की जानकारियां मिली है कि जो टेंडर घोटाला है उसमें किस तरीके से वसूली हुई है। और संजीव लाल ने तो यहां तक ईडी को बता दिया कि मंत्री के कहने पर ही पिछले 2 महीने से वो वसूली के काम में लगे हुए थे। तो अब ईडी को जब ये सारी जानकारियां मिली हैं तो ईडी अब निश्चित तौर पर आज जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी तो पेश करने के बाद कोशिश ये है कि कम से कम 7 दिनों का रिमांड मंत्री का उन्हें दिया जाए, ताकि मंत्री संजीव लाल और जो नौकर जहांगीर आलम है तीनों को आमने सामने बैठाकर सारे पर्चे एक के बाद एक खोली जाए। तो लगातार ईडी की तरफ से ये कोशिश है कि झारखंड में जो एक भ्रष्टाचार का दीमक है उस पूरे नेक्सस और पूरे नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। तो अब ये संभावना ये बन रही है कि जब मंत्री इसकी गिरफ्त पे आ गए हैं तो हो सकता है कि कई अन्य लोग जो है उनको ईडी की तरफ से भी सम्मन जारी हो सकता है। उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो अब जो पढ़ते हैं वो और भी खुलेगी और कुछ और भी खुलासे बड़े हो सकते हैं। जी, तो ये तो मान ही सकते हैं दिवाकर कि आलमगीर का जो आलम है वो इस वक्त ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि क्योंकि जितने ज़्यादा रकम की बरामदगी हुई है उस ट्रेल को स्थापित यानी मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए ईडी के पास पुख्ता सबूत होंगे, खासतौर पर अगर उनके बैंक अकाउंट्स की बात की जाए, हम मोबाइल फोन्स की बात करें और लैपटॉप्स की बात करें तो उसे किस तरह से खंगाला जाएगा? जी निश्चित तौर पर देखिए संजीव लाल के घर से भी और बिल्डर के घर से भी जब लगातार 6 जगह से ज्यादा जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी हुई थी तो उस दौरान कई जो डिजिटल उपकरण थे उसको जब्त किया गया था और उसके बाद ही ये एसएमएस व्हाट्सएप चैट्स जो है उसके आधार पर ये जो पूरा मामला था वो मंत्री तक पहुंचता था कि किस तरीके से निजी सचिव को निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए और उसके बाद ये पूछताछ की गिरफ्तारी होती है। दूसरी बात यह है कि इनके भी जो फोन डिटेल्स है वो लगातार लिए जा रहे हैं और मंत्री से जब आज इंट्रोगेशन होगा, जब सम्मन की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी कि उनका मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके जो दूसरे डिजिटल उपकरण है, चाहे वो लैपटॉप उनके घर से हो या डेस्कटॉप हो, इन तमाम चीजों को ईडी लेकर जाएगी और उसके बाद जो पूरा नेक्सस है, पूरा नेटवर्क है, उसको खंगालने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो पैसे, इतनी बड़ी रकम जो घरों में पहुंची है, ये नकदी के तौर पर, वो भी एक नौकर के घर में, तो ये कितना बड़ा नेक्सस है और किस तरीके से इस भ्रष्टाचार में और कौन से लोग शामिल है और किस तरीके से जो बिल्डर का एक साठगांठ इन लोगों के साथ बना हुआ है। साथ ही साथ कई अन्य जो टेंडर में इन्वॉल्व लोग हैं, ग्रामीण विकास विभाग के जरिए कई अन्य काम भी होते हैं, तो क्या उन लोगों तक भी ये नेक्सस पहुंचेगा? तो निश्चित तौर पर लगातार ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जब ये तीनों को बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी तो कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में और कौन कौन से नए नाम निकल कर सामने आते हैं और जब तीनों लोगों को एक साथ ईडी की टीम बिठाएगी तो आमने सामने बिठा करके जब सवाल जवाब होंगे तब और कई सारे खुलासे कहीं ना कहीं आगे होने वाले समय में हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, और अब झारखंड के बाद बात करते हैं दिलवालों की दिल्ली की, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज अंतिम सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ करने वाली है। गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार सीएम केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में शनिवार से और रविवार से दिल्ली, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है।
और पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद अब देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा। बात करते हैं मुंबई की, जहां भारी बारिश और तूफान के बाद मौसम विभाग ने केरल में भी भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है, जिसे देखते हुए राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। तो तमिलनाडु की बात अगर करते हैं तो मदुरई के कई अगर हिस्सों की बात करें तो वहां कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में बिजली कटौती हुई। राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने तमिलनाडु के कई जिलों के कलेक्टर्स को पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 4 दिनों में दक्षिणी तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका जताई और कुछ जिलों में बहुत बारिश की संभावना है, जिसमें विरुधनगर, तेनकासी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरेन और कन्याकुमारी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में ही केरल भी है और केरल में मानसून बेहद ही जल्द दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई को केरल पहुंचने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने इस मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई है, जो कि खरीफ की फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है। गौरतलब है कि भारत में कृषि क्षेत्र का 92% हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है और ऐसे भीषण गर्मी के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश लोगों और साथ ही किसानों को बड़ी राहत देगी। बात तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की, जहां बस और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 अन्य लोग घायल हो गए। चेन्नई त्रिची हाईवे पर बस और लॉरी के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद मौके पर लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक हादसा हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात भीषण सड़क हादसा सामने आया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। बेटवा थाना क्षेत्र में धार बॉर्डर के नजदीक ये एक्सीडेंट जब पुलिस ने जाके देखा तो एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली, जिसमें कुल 9 लोग सवार थे और उसमें से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें से एक महिला भी है। और प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भिलाला समाज के कुछ व्यक्ति हैं और ये लोग बागटांडा तरफ से आ रहे थे, वो गुना की तरफ जाना है इनका बताया गया है। सभी की बॉडी पुलिस के द्वारा बेटवा पुलिस वहाँ मौके पर है, SDOP थाना प्रभारी वहाँ मौके पर है और इनके द्वारा सभी की बॉडी जो है वो इंदौर भेजी जा रही है और जो घायल है उसको उपचार के लिए भेजा गया। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की और खास सेगमेंट की, जो है अखबारों की सुर्खियां। और इस खास सेगमेंट को लेकर मौजूद हैं हमारी सहयोगी लता वशिष्ठ हमारे साथ स्टूडियो में। लता, आपको सब कुछ पता होगा अखबार जगत के बारे में, तो साझा कीजिए वो तमाम सुर्खियां जो आप समेट कर लाई हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल आंचल, कृतिका, सुप्रभात। और अखबार की सुर्खियों में आज की सुर्खियों में जो मेन हेडलाइंस प्रकाशित हुई हैं उसकी अगर बात करें तो प्रायः सभी समाचार पत्रों ने इस हेडलाइन को खास बनाया है कि सीए के तहत पहली बार जो 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है, ये मुख्य रूप से प्रकाशित की गई है। और जिसको लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव जो अजय भल्ला हैं, उन्होंने जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनको प्रमाण पत्र, जो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वो दिया है। और इसको अमित शाह, जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने इसको ऐतिहासिक दिन करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले जो लोग हैं उनका दशकों पुराना सपना आज पूरा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के जंगलों में जो भयानक आग लगी है उसको लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में कल इसको सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार है उत्तराखंड की उसको फटकार लगाते हुए कहा है कि सुलगते जंगलों की जो हमें आंकड़ा दिया गया है वो बहुत कम है और इसके लिए काम नहीं चल रहा है। और ये कहते हुए आपने जो सब्ज बाग दिखाए जबकि हालात कहीं ज़्यादा भयावह है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये भी कहा है कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए जितना हो सके जल्दी आप उसके लिए प्रयास करें, ऐसा राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की। तो दिल्ली के हाई कोर्ट में उप शिक्षा निदेशक को हाई कोर्ट की चेतावनी दी गई है कि स्कूलों में जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको जो फ्री बुक्स वितरित की जाती हैं उसके आधार पर जितनी वितरित होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। उसके लिए भी उप शिक्षा निदेशक को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर जो डेंगू के टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा द्वारा निर्मित जो टीका है डेंगू का, वो अब क्या किया जाएगा कि जितने मच्छरों से प्रभावित या कुछ ऐसे 16 साल के बच्चों को ये टीका लगाया जा सकेगा। इससे पहले भी जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो एक और कंपनी थी उसको भी इस टीके के लिए मंजूरी दी गई थी। और अब ये जो मच्छरों से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं उनको ये टीका लगाया जा सकता है और इस तरह वो मच्छरों के प्रकोप से बच सकते हैं। अब बात करते हैं जो श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन स्थलों की यात्रा करने में इच्छुक होते हैं उनके लिए एक सकारात्मक खबर आई है IRCTC की ओर से, जिसमें बताया गया है कि 7 जून से सफदरजंग से एक ट्रेन, डीलक्स ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके तहत ये 18 दिन तक ट्रेन चलेगी और जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो आराम से, आसानी से प्रभु श्री राम की नगरियों की यात्रा कर सकेंगे। और इस यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, रामेश्वरम आदि धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी। और 18 दिन में ये ट्रेन लगभग 7,600 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकेगी। तो ये थी आज की विशेष खबरें। आंचल, कृतिका। हमारे सामने हमें सबमिट कर लाने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और अखबारों के इस खास सेगमेंट के बाद अब नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज।
सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं अब आगे और अब देख लेते हैं दुनिया भर से कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। खबर स्लोवाकिया से, जहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिसो की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। उप प्रधानमंत्री टॉमस तराबा ने एक निजी चैनल में अपने बयान में कहा कि वो जल्द ही हो जाएंगे ठीक। फ्रांस सरकार ने न्यू कैलेडोनिया में हुए दंगों के बाद 12 दिन के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। चुनाव सुधार को लेकर हुए दंगों में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। न्यू कैलेडोनिया में लोग फ्रांस से आजादी की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांसीसी प्रशांत क्षेत्र में न्यू कैलेडोनिया में हुए दंगों के बाद शीर्ष मंत्रियों की बुलाई बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल, आंतरिक मंत्री गेराल्ड डर्मिनन, रक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेशी मामलों के मंत्री रहे मौजूद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग में हैं। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन का ये पहला विदेश दौरा है। पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पर शासन करने को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान से किनारा कर लिया। रक्षा मंत्री गैलेंट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेताया कि वो गाजा में इजरायली मिलिट्री या सिविल शासन के लिए सहमति नहीं देंगे। हमास प्रमुख इस्माइल हानियेह ने मौजूदा संघर्ष विराम वार्ता में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए इजराइल को दोषी ठहराया और कहा कि मध्यस्थों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर इजराइल ने संशोधनों के कारण बातचीत में गतिरोध पैदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप 27 जून और 10 सितंबर को आपस में बहस के लिए हो तैयार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बहस काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दुनिया भर की तमाम खबरों के बाद अब बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा। एसबीआई ने बताया कि उन्होंने एफडी के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के माध्यम से केवाईसी रिकॉर्ड को मान्य करने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने का फैसला किया है। केआरए अब आधिकारिक डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित कर सकते हैं। यदि ये विवरण सही पाए जाते हैं तो उन्हें मान्य रिकॉर्ड माना जाएगा। पिछले 9 साल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई। एक रिपोर्ट में जानकारी आई सामने। देश के स्मार्टफोन बाजार में वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान 3.4 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में इसमें 11.5% का इजाफा हुआ है। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज 2021 के बाद पहली बार भारत में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आईपीएल में आज होने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस के साथ। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ से हो चुकी है बाहर। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सबालेंका ने येलेना ओस्टापेंको को हराया।
कोको गॉफ ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में गॉफ ने चीन के झेंग टिनवेन को हराया। सेमीफाइनल में गॉफ का सामना इगा श्वांतेक से। फीफा ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। नए कैलेंडर में पहली बार महिलाओं का क्लब विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। टाइसन फ्यूरी और अलेक्जेंडर उसिक शनिवार को हेवीवेट चैंपियनशिप के विश्व खिताब के लिए होने वाली फाइट से पहले पहुंचे रियाद। इस फाइट को रिंग ऑफ फायर नाम से दिया जा रहा है नाम। पूर्व फार्मूला 1 चालक माइकल शूमाकर की 8 घड़ियों को जेनेवा की क्रिस्टीज ऑक्शन में नीलाम किया गया। ये घड़ियां करीब 4.4 मिलियन US$ में नीलाम हुई। और अब देखते हैं खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। और ग्लैमर वर्ल्ड में सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जो कि 14 तारीख से शुरू हो चुका है। तो कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। साथ ही पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर लॉन्च भी किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा से खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मार्शे फिल्म का भी आगाज हो चुका है। इसके साथ ही भारत पवेलियन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संजय जाजू जी हैं, जो सचिव हैं। सर, आपने और एम्बेसडर ने दोनों ने मिलकर इन भारत पवेलियन का इनॉग्रेशन किया है। क्या इस बार खास रहने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नाट्य शास्त्र आज से 2500 वर्ष पहले लिखा गया था, और जिसको आज हम फिल्म कहते हैं, उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स को, नुएंसेस को, क्राफ्ट को नाट्य शास्त्र में बताया गया था। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था सूत्रधार का, जो सूत्रधार के कॉन्सेप्ट को लेकर इस बार हमने पूरा भारत पवेलियन को डिज़ाइन किया है। और दूसरी जो ख़ास बात है, वो भारत पवेलियन को इस बार हमने एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। एक तरफ आपने जहाँ भारत पवेलियन देखा, वहीं आज जो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी भारत पवेलियन है। हमारी जो फिल्म की से जुड़ी हुई फेडरेशंस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं, ये सब मिलके इस बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉम्पोजिट तौर पे। पार्टिसिपेशन भारत का लगातार बढ़ते जा रहा है। हर सत्र में कान फिल्म फेस्टिवल की बात कर लें या अन्य कोई जितने भी बड़े फिल्म महोत्सव है, पहले हम देखते थे अमूमन स्टूडियोज़ में शूट होते थे या कोई फिक्स्ड लोकेशंस होते थे जो भारत में पॉपुलर होते थे, वहाँ हो जाते थे। अब जाके जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं या जो जितने भी स्कीम्स हैं, उसकी वजह से इंडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं बीते कुछ साल में हुआ है? पहले हमारे फिल्म मेकर्स चाहे यूरोप में देख लें या विश्व के हर कोने में जाकर उन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं और लोकेल्स यूज़ किए हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है। अब हम इस ट्रेंड को बरकरार तो रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही विदेशी फिल्म मेकर्स को भी न्योता दे रहे हैं कि वो आएँ और भारत में फ़िल्म बनाएं। भारत में फ़िल्म इसलिए बनाएं कि एक तो नंबर 1 भारत में स्किल सेट्स अवेलेबल है। हमारा बहुत पुराना सिनेमा गोइंग कल्चर है, हमारे पास आर्टिस्ट्स हैं, हमारे पास क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे पास प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, क्रू है, पोस्ट प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं। और विश्व में सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, अगर एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो हमारे यहाँ VFX होता है, हमारी कई फिल्मों ने दिखाया है, चाहे RRR हो, चाहे वो अवतार का के टाइम पे रहा हो, या बाहुबली का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है। अभी अमूमन हर फिल्म जो हमारे देश में आज बन रही है, वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का उसमें VFX और प्रोडक्शन हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। किस तरीके से आपने इस रिकग्निशन को बदलते हुए देखा है इफ़ी के लिए? हमारी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, उसका पोस्टर लॉन्च करेंगे कल। भारत पर्व कर रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। पहले हम यहाँ पर कभी हमारा एक फेस्टिवल नहीं करते थे, हम भारत पर्व कल आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें भारत की फिल्म मेकिंग के बारे में,
भारत की कुजीन के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में पूरी कोशिश की जाएगी एक सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके लिए कल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट गोवा में करने वाले हैं इस बार IFFI की साइडलाइंस पर। वो भी एक हमारा मेजर यहाँ पर मसौदा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व भर की नॉट जस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स, जिस एग्जिबिटर्स और कंपनीज इस हमारे इन प्रोग्राम्स में शामिल हों, बट साथ ही साथ हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं एट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, उन सबको भी बढ़ाने में हमें बहुत आने वाले समय में इन फेस्टिवल्स के द्वारा हमें इन सब कामों को बढ़ाने के लिए भी मदद मिलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो भारत पर्व का जिस तरीके से सचिव जी ने जिक्र किया है, वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और काफ़ी दिलचस्प भी होगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है मार्शेडू फिल्म की, कान फिल्म फेस्टिवल की। भारत क्या क्या ऑफ़र करता है इस फिल्म फेस्टिवल में, ये देखने लायक ज़रूर होगा। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। और कान फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में छाया उर्वशी रौतेला का जलवा। गुलाबी अप्सरा बनकर पहुंची उर्वशी ने हॉलीवुड आइकन मेरिल स्ट्रीप संग शेयर किया स्टेज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस दीप्ति साधवानी ने की कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। फेस्टिवल के पहले दिन ऑरेंज कलर का गाउन पहनकर उन्होंने रेड कारपेट पर बिखेरा अपना जलवा। Amazon प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। ऐसे में मेकर्स आज ट्रेलर रिलीज कर चुके हैं। साउथ की सुपरहिट फिल्म KGF 2 में संजय दत्त की बेहतरीन अदाकारी ने फैंस को दीवाना बना दिया है। अब इस एक्शन ड्रामा फिल्म में एक बार उनका दमदार अंदाज देखने को मिलेगा। फिल्म के मेकर्स ने डबल स्मार्ट का टीजर रिलीज किया है। हाल ही में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने नई संसद का दौरा किया। उन्होंने एक नोट भी लिखा जिसमें रोहित ने बताया कि इसे देखकर उन्हें गर्व और सम्मानित महसूस हुआ। अपने अंदाज और बयानों को लेकर विवादों से घिरी रहने वाली राखी सावंत अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। उनकी अचानक ही तबीयत बिगड़ गई है। हॉस्पिटल से उनकी एक तस्वीर सामने आई। चंदू चैंपियन रिलीज के नजदीक बढ़ रही है। ऐसे में फिल्म का प्रमोशन हुआ शुरू। इसकी शुरुआत चंदू चैंपियन से कार्तिक आर्यन के फर्स्ट लुक के साथ हुई। और ग्लैमर वर्ल्ड की तमाम खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं नया सवेरा में मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत के कई इलाकों में जिस तरह से लू की स्थिति है, अभी मॉनसून के कोई आसार नहीं। इसीलिए खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की, तो यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर तेज़ वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय और मणिपुर और शिलोंग की, यहाँ पर भी मौसम ने अपना मिजाज बदला है। साथ ही साथ बात की जाए जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान की, तो यहाँ पर बर्फबारी के साथ साथ मौसम अपना रुख बदलता हुआ। अब रुख करते हैं तमाम उन राज्यों का जहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है, आइए आपको वो दिखाते हैं।
तो आज के इस खास अंक में हमने जानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें सिर्फ 1 घंटे के अंदर। लेकिन अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, आपसे विदा लेने का, क्योंकि कल हम फिर हाजिर होंगे नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं बन फेस्टिवल। जी हाँ, चीन के चाओ का बन महोत्सव बेहद खास है और दिलचस्प भी। नया सवेरा में आप इन दृश्यों का मजा लीजिए। ये फेस्टिवल हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। चीनी कैलेंडर में चौथे महीने के 8वें दिन इसका किया जाता है आयोजन। आप दृश्यों का उठाइए लुत्फ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।